दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आरटीआई से प्राप्त इन दस्तावेजों से धामी सरकार के कुछ ऐसे काले कारनामे सामने पर निकल कर आए हैं जो उत्तराखंड की आम जनता को जानने बेहद जरूरी है। आम जनता को ये पता होना चाहिए कि जिन पर विश्वास करके हम लोगों ने जिनको चुना है वो किस प्रकार से सत्ता पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं, आम जनता को किस प्रकार से ठग रहे हैं। ये दस्तावेज जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो खनन विभाग से जुड़ा हुआ है। यहां पर मात्र एक शासनादेश से तकरीबन 150 से ऊपर स्टोन क्रेशर और स्क्रीनिंग प्लांट को नवीनीकरण की एनओसी दे दी गई। अब इस खेल को आम नागरिक को भी समझना बड़ा जरूरी है और एक आम नागरिक के समझ में भी आ जाएगा कि भाई बिना मानकों या प्रावधानों के पूर्ण किए बिना 150 लोगों को 150 फर्मों को एनओसी दे दी जाती है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल इसके पीछे खेला गया हो। ये आसान भाषा में कोई भी आम नागरिक समझ सकता। अभी इसी विषय को उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उठाया था, जिन्होंने सीधा आरोप यह लगाया है कि प्रत्येक क्रेशर से 2 से 3 करोड़ रुपए लिए गए। यानी कि अगर हम इसका टोटल कैलकुलेशन करें तो ये 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच में भ्रष्टाचार तकरीबन झलक रहा है। इतना बड़ा खनन घोटाला ये 2021 में है और ये घोटाला तब हुआ है जब धामी जी मुख्यमंत्री बने हुए मात्र 2 महीने हुए थे। इससे पिछले पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। और बॉबी पंवार ने सीधा आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के लिए पूरा धन इकट्ठा किया गया था क्योंकि तभी एक हारे हुए मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सीधा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड बेरोजगार संघ या जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार, उन्होंने लगाया। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये 2021 का है, जिस समय कोरोना आया था, आपको याद होगा। तो सरकार ने उस समय कोविड-19 महामारी जिस समय आई थी उसके प्रभाव और संक्रमण की संभावनाओं के दृष्टिगत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक शासनादेश निकाला। इसका नाम रखा गया, ये मीनाक्षी सुंदरम उस समय खनन के सचिव हुआ करते थे। उसके तहत उन्होंने एक शासनादेश निकाला। इसमें इन्होंने स्टोन क्रेशर और स्क्रीनिंग प्लांट के नवीनीकरण संबंधी अभिलेखों को परीक्षण एवं जांच कर 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जाएगा, इस प्रकार इसमें शासनादेश में लिखा हुआ था। और ये नीति जो है वो केवल 1 महीने के लिए बनाई गई थी। अब इस 1 महीने में क्या कुछ खेल हुआ, आसान भाषा में आप समझिएगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जब ये शासनादेश निकाला गया तो उसमें एक शर्त ये भी रखी गई, जो आवेदक हैं यानी कि जो फर्म के मालिक हैं स्टोन क्रेशर और स्क्रीनिंग प्लांट के, तो वो अपना स्वप्रमाणित शपथ पत्र इसमें देंगे और उसमें लिखेंगे कि हमने सभी मानकों और प्रावधानों को पूर्ण कर लिया। अब इसमें आसान भाषा में आप समझिएगा ताकि आप समझ पाएं कि ये पूरा खेल किस प्रकार से हुआ। अब पहले क्या होता था कि जब नवीनीकरण कराना होता था इस शासनादेश से पहले, तो नवीनीकरण को हम रिन्यूअल भी कह सकते हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि रिन्यूअल करवाना। अब जिनकी फर्म हुआ करती थी, अब उनको शासन को अगर नवीनीकरण कराना होता तो प्रमाणिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको बना के देनी पड़ती थी। यानी कि एक प्रकार से इसको नक्शा मान लीजिएगा ताकि आसानी से जो है शासन समझ पाए कि कहाँ पे क्या क्या कितना क्रेशर जो है या स्क्रीनिंग प्लांट है, कहाँ पर उनका कांटा लगा हुआ है, कितना उनका कितनी ज़मीन पर वो लगा हुआ है, टोटल उसमें होता था एक प्रकार से। तो ये सबसे पहले ये सबमिट करवानी पड़ती थी। इसी प्रकार से इसमें वन विभाग की एनओसी चाहिए होती थी। हालांकि ये उससे पहले जो है जिस समय ये फर्म जिस समय लगी होती थी उस समय ली जाती थी, लेकिन ये एक्सपायर हो गई है किस प्रकार से, तो दोबारा से सबमिट करवानी पड़ती थी कि भाई अभी हमारी एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई है, वो दिखाना पड़ता था। इसमें अनुसूची 5 या अनुसूची 3 में ये देना पड़ता था। तो एक वन विभाग की एनओसी चाहिए होती थी, इसके साथ साथ पर्यावरण की एनओसी चाहिए होती थी। इसके अलावा राजस्व विभाग की इसमें अनुज्ञा या एनओसी चाहिए होती थी। अब उसके बाद क्या होता था, ये जो आप एनओसी है वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो दी जाती थी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही इस जो एक कमेटी बनती थी, ये डीएम साहब जो हैं ज़िले के, उनके सानिध्य में ये कमेटी बनती थी, या यूँ कहें कि मतलब वही इस कमेटी बनाते थे। इस कमेटी में एडीएम एसडीएम वगैरह होते थे। ये लोग जाकर वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करते थे, वहाँ पर कागज़ों की जांच करते थे कि भाई कागज़ सही है कि नहीं है, जहाँ से अनुज्ञा या एनओसी ली गई है वो ठीक है कि नहीं है।
फिर उसके बाद वहाँ की वीडियोग्राफी करते थे, वहाँ की ड्रोन फुटेज वगैरह सब कलेक्ट किया जाता था, एक पार्ट होता था उनका। और उसके बाद काफ़ी जांच पड़ताल के बाद जो है वो उसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को डीएम साहब को आगे फॉरवर्ड करते थे। इसमें काफ़ी समय लग जाता था। तो इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद डीएम साहब को सबमिट करने के बाद जो है वो डीएम साहब स्तर से आगे उसमें कार्रवाई होती थी। अब इन्होंने शासनादेश जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, इसके कारण ये जिला स्तर से ये ख़त्म कर दिया और अब इन्होंने इस शासनादेश में लिखा कि भाई ये निर्देशालय स्तर से अब होगा, जिसके नोडल अधिकारी राजपाल लेखा को बनाया गया। 1 महीने के लिए मात्र शासनादेश निकला था। राजपाल लेखा को बनाया गया। राजपाल लेखा उस समय उप निदेशक थे और मैं इसकी कहानी भी आपको बाद में बताऊंगा कि इनको इनाम के तौर पर बाद में किस प्रकार से डायरेक्टर बना दिया गया। उस समय उप निदेशक से 2021 में, उसके बाद उप निदेशक के बाद जेडी बनते हैं, जेडी के बाद अपर बनते हैं, लेकिन इनको पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि डायरेक्ट उनको डायरेक्टर जो है बना दिया गया। शायद यही चमत्कार हुआ होगा जो आप देख रहे हैं। नोडल अधिकारी बनाया गया। अब नोडल अधिकारी ही जो टोटल कागजों की जांच करेगा और कागजों की जांच करके आगे फॉरवर्ड करेगा। 21 सितंबर 2021 को इसी नवीनीकरण की संस्तुति के लिए अपर निदेशक एलएस पैट्रिक को इसमें अधिकृत किया गया, यानी कि जांच करेंगे कागजों की लेगा साहब और एलएस पैट्रिक साहब इसलिए अधिकृत किया गया, ये आगे स्वीकृति देंगे। पहले ये डायरेक्टर स्तर पे होता था क्योंकि डायरेक्टर आईएएस हैं ब्रजेश कुमार संत, तो उन्होंने अपनी कलम बचाने के लिए इनको अधिकृत कर दिया गया। ऐसी पूर्णतः संभावनाएं भी हैं। अब इसमें 1 महीने के लिए जो शासनादेश निकाला गया था, अब 21 तारीख को दोबारा से जो ये आदेश निकला कि अब हम इनको अधिकृत कर रहे हैं, तो अब 17 दिन का समय बच गया। अब इन्हीं 17 दिनों में पूरा खेला हुआ। 17 दिनों में तकरीबन 150 से ऊपर स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रेशर को ये एनओसी उस समय बांट दी गई। आरटीआई से जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हो क्या रहा है। अब इसमें आवेदन फॉर्मों में जो आवेदन जिन्होंने किया है, जो मालिक होंगे स्टोन क्रेशर उसके, तो उन्होंने एक आवेदन फॉर्म भरा। आवेदन फॉर्म में आप देखेंगे कि 150 के तकरीबन जो सब की जो फॉर्म भरे गए हैं, एक दूसरे से राइटिंग मिक्स हो रही है, एक दूसरे से हस्ताक्षर जो है वो हैंड राइटिंग जो है वो मैच खा रहे हैं। अब ऐसा कैसा पॉसिबल है कि भाई एक फर्म आपकी हरिद्वार में है, एक फर्म आपकी कुमाऊं में है और दोनों की सेम डे पर जो है वो जो हैंड राइटिंग है वो मेल खा रही है। इससे संभावना जताई जा सकती है कि एक साथ कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर ये खुद ही वहाँ पर एक साथ फॉर्म रखे हैं, एक साथ ये फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग तो ऐसे मैच हो ही नहीं सकती। एक संभावना ही तो ये बनती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके अलावा जब आरटीआई से कागज़ मांगे गए, जिन जिन फर्मों के पर्यावरण संबंधी अनुज्ञा मांगी गई पॉल्यूशन बोर्ड की, तो पॉल्यूशन बोर्ड की मैक्सिमम जो है या तो उनके पास पॉल्यूशन बोर्ड की एनओसी थी ही नहीं। सबसे नेसेसरी होती है ये, अगर आपको अगर नवीनीकरण कराना था, सबसे पहले शर्त यही होती है कि आप पॉल्यूशन बोर्ड के पर्यावरण की एनओसी दो, लेकिन इसमें एनओसी कहीं मौजूद ही नहीं थी। और मौजूद अगर जिनके पास थी भी तो उनकी जो एनओसी कब की पहले ख़त्म हो चुकी थी। किसी की 2020 में, 2017 में, 2018 में सबकी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी ये हाल है कि सभी को नवीनीकरण धड़ाधड़ मिल गया। अब कैसे मिले हैं, इस ज़रा पूरी स्टोरी को आप देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब इनके पास ना ही वन विभाग की कोई एनओसी थी, कोई अनुज्ञा नहीं ली गई थी, और ना ही इसके अलावा राजस्व विभाग से कोई एनओसी इनके पास प्राप्त थी। अब एक दस्तावेज ये भी निकल के सामने पाया है कि एनओसी जो क्रेशर है, वन विभाग ने साफ मना किया हुआ है कि भाई हम ये आरक्षित वन भूमि है, इनको हम लोग नहीं दे सकते। ये आरक्षित वन भूमि में इस वजह से हम लोग इनको किसी बात की एनओसी प्रदान नहीं कर जा सकते। और हैरानी की बात यह है कि उस फर्म की भी जो चिड़ियापुर रेंज के अंतर्गत आता है, सोम स्क्रीनिंग प्लांट, उसकी भी एनओसी नवीनीकरण जो है वो ना जाने किस प्रकार से खनन विभाग ने कर दी। ऐसा ही हाल आवेदकों द्वारा जमा कराए गए खसरा खतौनी का भी है। इसमें स्वामित्व प्लांट स्वामियों का नाम ही नहीं है और ना ही किराए पर लेने का इनका कोई जिक्र है। इसमें भी राजस्व विभाग की तरफ से कोई अनुज्ञा नहीं ली गई है। आलम यह है कि आवेदकों द्वारा भरे गए जो आवेदन पत्र हैं उसमें कई जगह पे सीरियल नंबर भी मिलान इनके नहीं हो रहे। अब भाई आवेदन फॉर्म तो सबका एक ही होगा ना,
लेकिन इसमें भी सीरियल नंबर ही मिलान नहीं हो रहा है। अब जो लोग ज़मीन का काम करते हैं वो अच्छी तरीके से इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो ZLR एक्ट है, यानी कि अगर आसान भाषा में इसको कहें, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम एक्ट 1950 है, जो हमने अडॉप्ट किया है उत्तर प्रदेश से, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि हम लोग कृषि भूमि को कॉमर्शियल के लिए हम यूज़ कर ही नहीं सकते, या तो उसका 143 कराना पड़ेगा। अब किराए की भूमि जो हमने किराए पे उठा रखी है वो 143 किस प्रकार से स्वीकृत मानी जाएगी? तो इसमें भी सीधा सीधा एक्ट का उल्लंघन है। तो इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें देखी गई, और सबसे बड़ी बात इसमें यह देखी गई कि इसमें जब RTI से प्राप्त ये दस्तावेज हुए तो इसमें जिस डेट पर आवेदककर्ता द्वारा आवेदन किया गया, सेम डेट पर उसी दिन नोडल अधिकारी द्वारा समस्त जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की गई, और उसके अलावा उसी दिन जो अधिकृत अधिकारी हैं यानी कि LS पैट्रिक साहब, उन्होंने सेम डे अनुज्ञा की संस्तुति दे दी। मतलब इतना फास्ट काम हो गया कि एक ही दिन में आवेदनकर्ता आवेदन भी कर रहा है, उसी दिन सारे कागज भी चेक हो रहे हैं, उसी दिन NOC मिल जा रही है। जिसमें पहले क्या होता था कि पूरी कमेटी बनाई जाती थी, सब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और ड्रोन फुटेज वगैरह सब होती थी, तो महीनों लग जाता था। लेकिन इन्होंने एक ही दिन में ये सब कर दिया क्योंकि टाइम ही नहीं था, एक महीने के लिए बनी गई थी। कुल मिलाकर आप ये मानिएगा कि एक शासनादेश की आड़ में 150 से ऊपर स्टोन क्रेशर और स्क्रीन प्लांट का नवीनीकरण कर दिया गया। भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है, यही वजह है कि आज लोग धामी सरकार को खनन प्रेमी सरकार कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। असली सवाल यह है कि इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है। हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारी ज़मीनें, हमारी सांसें इस गंदे खेल का शिकार बनी। शायद आज यही कारण है कि अंधाधुंध बिना नियमों के जो खनन ये हो रहा है, आज पहाड़ों में जो तमाम आपदाएं आ रही हैं, तो आपदाएं तो आएंगी जब बिना नियमों के, बिना प्रावधानों के ये सब काम होंगे। अब सवाल जनता से भी है कि भाई कब तक मूक दर्शक जनता बनी रहे। अब हमें ये समझना जरूरी है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अगर नियमों को बेचकर खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाकर अपनी राजनीति चमका सकते हैं, तो कल वही सत्ता में बैठे हुए लोग आम आदमी की ज़मीन और अधिकार को भी बेच सकते हैं। ये सोचना जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।